प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने सिलेबस का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट या मोस्ट टेक्निकल चैप्टर है, चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वो स्टार्ट किया। क्यों औखा चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया? क्योंकि माइंड अभी फ्रेश है, तो अभी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑब्जॉर्व हो जाएगी। और वैसे भी हमारा थ्रू आउट सेशन जो है वो एवरी वीक एक टेस्ट हुआ करेगा। हाँ, उसमें करंट जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ बीच में कभी कभार हमारे कुछ बड़े टेस्ट आया करेंगे, लाइक असेसमेंट टेस्ट आया करेगा, टर्म टेस्ट आया करेगा। तो हम क्या किया करेंगे, इस चैप्टर को हर असेसमेंट, हर टर्म टेस्ट के साथ जो है वो अटैच किया करेंगे, ताकि थ्रू आउट सिलेबस साथ साथ ये फिर से रिपीट होता रहे, रिवाइज होता रहे, तो एंड तक फिर ये अच्छा डेवलप हो जाएगा, ताकि इसका क्वेश्चन हम पेपर में ईजिली अटैम्प्ट करने के काबिल बन जाए। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कि एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। क्या रिस्क फेस करना पड़ते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बातें कर ली। इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है, कमोडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है कि अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, कोई फॉरेन करेंसी में रसीट है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट है, तो उधर रेट के चेंज होने से, रेट की फ्लक्चुएशन से जो हमारा नुकसान हो सकता है वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और वो हम पढ़ रहे थे। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कैसे हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है। मीन रेट हमें दिए होते हैं, उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम ये सीख रहे हैं। उस रेट में हमने देखा कि एक होता है हमारे पास कोई स्पॉट रेट। क्या होता है? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या था? करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, जिसमें एक बाय का रेट होता है, एक सेल का रेट होता है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमने और भी टर्म पढ़ी थी, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या था? करंट रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर आज हम कुछ बातें और भी करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 3 मैंने आपको एज ए होमवर्क दे दिया था। क्वेश्चन 3 आप लोगों को एज ए होमवर्क दे दिया था, ऐसी कोई बात थी? हाँ, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए तो हमने कल कर लिया था। बी सी डी अभी हम करते हैं। आपने जो अटेम्प्ट किया है उसको मैच करके चेक भी कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया है या नहीं किया। क्वेश्चन में जाने से पहले हमने अपना कल एक गोल्डन रूल डिफाइन किया था। गोल्डन रूल हमने डिफाइन किया था। क्या था हमारा गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या था? पे मोर रिसीव लेस। पे मोर रिसीव लेस मीन फॉरेन करेंसी में अगर पेमेंट करनी है और दो रेट हमें दिए गए हैं, तो हम दोनों पे कैलकुलेशन क्या करेंगे, और जो बड़ी अमाउंट है वो हमारा आंसर हुआ करेगा पे मोर। और अगर फॉरेन करेंसी में हमें कोई रसीट हुई है तो हमने उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हम दोनों रेट अगर दिए गए हैं तो दोनों पे कैलकुलेशन क्या करेंगे, और जो छोटी अमाउंट होगी वो हमारा आंसर हुआ करेगा। क्या कहला है? पे मोर रिसीव लेस। पे मोर में फिर आगे हमने देखा था कि अगर तो केस हुआ मल्टीप्लाई का, कब मल्टीप्लाई का केस होगा, कब डिवाइड का केस होगा, ये भी हम देखेंगे। अगर तो केस हुआ मल्टीप्लाई का, तो हमने क्या करना है, हाई रेट से मल्टीप्लाई करना है पे मोर निकालने के लिए। और अगर केस है डिवीजन का, तो फिर हमने क्या करना है, लो रेट पे डिवाइड करना है पे मोर अमाउंट निकालने के लिए। उस तरह से रिसीव लेस में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अगर तो केस है मल्टीप्लाई का, तो उसमें हमने क्या सॉरी अगर तो केस है मल्टीप्लाई का ही, तो हमने क्या करना है, लो रेट पे मल्टीप्लाई करना है, जिससे रिसीव लेस निकलेगा। और अगर डिवीजन का केस है, तो फिर हम क्या करेंगे, हाई रेट से डिवाइड करेंगे तो रिसीव लेस निकलेगा। अदरवाइज इसमें जाने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, दोनों रेट पे कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखेंगे। पेमेंट है तो बड़ी अमाउंट जो है वो हमारा आंसर होगा, और अगर रसीट है तो छोटी अमाउंट हमारा आंसर होगा। इसके ऊपर आज थोड़ी सी बातें हम और भी करेंगे। सो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए हमने कर लिया था। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। करना क्या है आपको, कैलकुलेट रसीट आर पेमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कि आपने रसीट और पेमेंट निकालनी है। किस में निकालनी है? ऑब्वियसली जो आपकी लोकल करेंसी होगी उसी में निकालनी है।
पार्ट बी, सऊदी कंपनी अल माजा लिमिटेड इंटेंड्स टू पे ₹500,000 टू सफायर लिमिटेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ। तो सऊदीया की एक कंपनी है अल माजा लिमिटेड, सऊदीया की करेंसी क्या है, सऊदी रियाल, जिसको SAR से डिनोट किया जाता है। उसने 500,000 सफायर लिमिटेड को रुपीज़ पे करने हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे हो, आपका होम कंट्री क्या है। आइदर आपका होम कंट्री जो है वो पाकिस्तान है या आपका होम कंट्री जो है वो सऊदीया है। आपका होम कंट्री पाकिस्तान है या आपका होम कंट्री सऊदीया है। आपका होम कंट्री सऊदीया है, मीन आप कहाँ पे बैठे हो, सऊदीया में। पाकिस्तान से आपने क्या किया है, इंपोर्ट की है, मीन आपने 500,000 रुपीज़ पे करने। What will be the payment if exchange rate in SAR against each rupee is 1.45 to 1.42? तो आपने सऊदी रियाल में पेमेंट निकालनी है। अगर रेट ये हो कि 1 रुपये के अगेंस्ट सऊदी रियाल कितना है, 1.45, 1.42, तो हमने क्या निकालने हैं, सऊदी रियाल की पेमेंट निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, पार्ट सी, पार्ट बी सॉरी, पेज को हम 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। है क्या हमारे पास, पेमेंट है कितने की, ₹500,000 की, और हमने इसको कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में। तो क्या करेंगे, पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हमारे पास SAR है और एक तरफ हमारे पास रुपीज़ है। SAR है और हमारे पास रुपीज़ है। रेट क्या है, 1.45, 1.42, क्या कहला है, 1.45 अगेंस्ट 1 रुपी, 1.42 अगेंस्ट 1 रुपी। रुपीज़ है हमारे पास कितने, 500,000, तो हमने सऊदी रियाल मीन एक्स सऊदी रियाल निकालना है। ये कितने हैं, 500,000, एक्स सऊदी रियाल निकालना है, और रुपीज़ कितना है हमारे पास, 500,000। और यहाँ से हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इज़ इक्वल टू 1.45 इंटू 500,000। क्या कह रहा है, इधर से क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 1.42 इंटू 500,000। दोनों कैलकुलेशंस के आंसर दे दें प्लीज़ मुझे। यहाँ से क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 725,000 रुपीज़, और यहाँ से क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 710,000 रुपीज़। पेमेंट है तो क्या करेंगे, पे मोर। पे मोर की सूरत में क्या आंसर हमारा आएगा, ₹725,000। यही आंसर आया आपका, क्या ख्याल है, कहीं होम करेंसी पाकिस्तान रुपीज़ तो नहीं ले लिया आप लोगों ने। हाँ, रियाल में हमने पेमेंट निकालनी है, नहीं रुपीज़ नहीं, रियाल में। तो रियाल क्या बनेंगे, SAR सऊदी रियाल। क्या ख्याल है, चलिए आगे। पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, USA कंपनी परचेज डेट्स फॉर सऊदी रियाल 30,000 फ्रॉम सऊदी अरेबिया। USA की कंपनी ने परचेज़ की हैं डेट्स मीन खजूरें 30,000 रियाल की सऊदी अरेबिया से। दिस मीन होम कंट्री क्या है आपका, USA मीन जिसकी करेंसी क्या है, डॉलर। What will be the payment if exchange rate in Saudi Riyal against each dollar is 2.9, 2.25 मीन $1 इतने रियाल के इक्वल है। तो आपने पेमेंट निकालनी है, मीन डॉलर में आपने पेमेंट निकालनी है। क्या ख्याल है, सो चले गए पार्ट सी में। पेमेंट है आपकी कितने की, SAR 30,000, जिसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, डॉलर में। तो क्या किया हमने, पेज को 2 हाफ्स में डिवाइड किया। एक तरफ हमारे पास क्या है, डॉलर है, और दूसरी तरफ हमारे पास SAR सऊदी रियाल है। डॉलर है और SAR सऊदी रियाल है। $1 2.9, $1 2.9 सऊदी रियाल के इक्वल है, या $1 2.85 सऊदी रियाल के इक्वल है। हमारे पास सऊदी रियाल हैं कितने, 30,000, और एक्स हमने डॉलर फाइंड करना है। एक्स हमने डॉलर फाइंड करना है और सऊदी रियाल है कितने, 30,000, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या कह रही है,
2.9x is equal to 30,000. So x is equal to what? 30,000 divided by 2.9. X is equal to what? X is equal to what? 30,000 divided by 2.9. 30,000 divided by 2.9. 10345. 10345. और इधर से भी क्या आ जाएगा उस तरह से x इज़ इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 2.85 डायरेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से x दिखाइएगा मुझे ज़रा क्या बन रहा है। 105 10526 10526 पेमेंट है तो पे मोर डॉलर कितने 10526। ये हमारा आंसर बन गया। क्या ख्याल है? यही था आंसर। पार्ट डी, यूएसए कंपनी सोल्ड केक्स टू जर्मनी फॉर 500,000 यूरो। यूएसए की कंपनी ने जर्मनी में केक सेल किए हैं 5,000 यूरो के। दिस मीन रिसीट है 500,000 यूरो की, जिसको हमने यूएसए मीन डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। मीन होम कंट्री हमारी डॉलर है। बट विल बी द रिसीट इफ एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर अगेंस्ट यूरो इज 0.458। एक्सचेंज ऑफ डॉलर अगेंस्ट यूरो इज 0.0458 टू 0.0462। अब जहाँ से सिर्फ मुझे ये बता दें कि 1 क्या है, डॉलर है या फिर यूरो है। 1 क्या है, डॉलर है या फिर यूरो है। एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर अगेंस्ट यूरो, यूरो का मतलब क्या, 1 यूरो इतने डॉलर के इक्वल है। 1 यूरो इतने डॉलर के इक्वल है। तो पार्ट डी में हम आ गए और यहाँ से शायद पेमेंट नहीं, अब यहाँ पे क्या है, रसीट है। और कितने की रसीट है, 500,000 यूरो की। यूरो की करेंसी ये है जिसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है। क्या ख्याल है? और 2 रेट दिए गए हैं, तो एक तरफ हमारे पास डॉलर है और एक तरफ यूरो है। एक तरफ डॉलर है और एक तरफ यूरो है। रेट क्या है हमारे पास, 1 डॉलर नहीं 1 यूरो। 1 यूरो इक्वल है कितने डॉलर के, 0.0458। 0.0458। 1 यूरो इक्वल है कितने डॉलर के, 0.0462 के। और हमारे पास क्या है, 500,000 यूरो हैं और हमने एक्स मीन डॉलर निकालना है। एक्स मीन डॉलर निकालना है और 500,000 यूरोज़ हैं हमारे पास। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या कह रही है, एक्स इज़ इक्वल टू 0.0458 इंटू 500,000। एक्स इज़ इक्वल टू 0.0462 इंटू 500,000। तो दोनों साइडों से प्लीज़ मुझे x का आंसर दे दें। x का आंसर दे दें प्लीज़। ये क्या है, 229,000। क्या कहला है? और ये क्या है, 223,100। देखिएगा यही आंसर है। 229,000 229,000 है, 2,900 है, 100 होगा। 22900 और ये भी क्या होगा, 23,100। अब क्या है, रिसीव है तो क्या करेंगे, रिसीव लेस पे मोर। रिसीव लेस छोटी अमाउंट कौन सी है, 22,900 या 23,100? 22,900। तो क्या करेंगे, डॉलर 22,900। ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या ख्याल है जी? यहाँ तक चीज़ें कुछ कवर होती हैं। मीन 2 रेट अगर हमें दिए होंगे तो हम क्या क्या करेंगे, दोनों रेट पे कैलकुलेशन क्या करेंगे। पेमेंट है तो क्या क्या करेंगे, पे मोर, बड़ी अमाउंट हमारा आंसर हुआ करेगा। पेमेंट बड़ी अमाउंट हमारा आंसर हुआ करेगा।
रिसीट है तो रिसीव लेस मीन छोटी अमाउंट हमारा आंसर हुआ करेगा और छोटी अमाउंट आंसर। एक रेट दिया हो तो फिर तो सिंपल सी बात है, फिर तो एक ही कैलकुलेशन करेंगे और उससे जो अमाउंट आएगी वही हमारा आंसर हुआ करेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था। लेकिन अगर 2 रेट दिए गए हैं तो फिर हमें दोनों पे कैलकुलेशन करनी है, और पेमेंट की सूरत में बड़ी अमाउंट आंसर और रिसीट की सूरत में छोटी अमाउंट आंसर। गोल्डन रूल क्या था हमारा? पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस। अब यहां पे देखिएगा, पे मोर में अगर आपको पता चला मल्टीप्लाई का केस है, यहां से पता चला मल्टीप्लाई का केस है, तो मल्टीप्लाई के केस में आप बड़ी अमाउंट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकलेगा। और इधर अगर आप देखो तो 1.45 1.42 में से बड़ा रेट कौन सा था? 1.45। क्या कह रहा है? तो आपका आंसर भी इसी साइड वाला ही आया है। इधर देखो, इधर भी मल्टीप्लाई का केस था, नहीं इधर डिवीजन का केस था, ये मल्टीप्लाई का केस था। बड़ा रेट कौन सा है? 0.0458 या 0.0462? 0.0458 बड़ा रेट है। क्या कह रहा है? तो मल्टीप्लाई बड़े रेट से ही आपका आंसर आया। लेकिन अगर पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट में क्या है? डिवाइजन का अगर केस आ गया पे मोर की सूरत में तो लो रेट से डिवीजन का आपका आंसर आएगा। और इधर से अगर आप देखो तो ये डिवीजन का केस था। 2.9 2.85 छोटा रेट कौन सा है? 2.85। क्या कह रहा है? तो आपका आंसर 2.85 वाली साइड से आएगा। ये बात समझ आती है? मतलब आप अगर चाहो तो एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि इधर मल्टीप्लाई का केस है या डिवीजन का केस है। अगर तो मल्टीप्लाई का केस है तो क्या करोगे? पे मोर निकालने के लिए बड़े रेट से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, डिवीजन करनी तो छोटे रेट से डिवीजन करोगे। हाँ, अगर रिसीट है तो रिसीव लेस निकालने के लिए अगर मल्टीप्लाई का केस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिवीजन का केस है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन छोटे बड़े रेट में मल्टीप्लाई डिवीजन जाने से बेहतर है कि इस पंगे को ख़त्म कर दो। कैसे? 2 रेट दिए गए हैं, दोनों पे कैलकुलेशन करो, 2 आंसर आ गए। इसमें से हमारा आंसर फाइनल कौन सा है? पेमेंट की सूरत में बड़ा अमाउंट और रसीद की सूरत में छोटा अमाउंट। ये बात समझ आती है? सो अभी हमने क्या किया? क्वेश्चन 1 2 3 में हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस बनाई है कि ये जो रेट दिए होते हैं इसके अकॉर्डिंगली एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि इधर हमने रेट से अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है या हमने रेट से अमाउंट को डिवाइड करना है, वो इससे पता चलता है। दोनों करेंसी लिखो, देखो उसमें से 1 कौन सा है, दूसरा कौन सा है और आपके पास क्या है और फाइंड क्या करना है। तो उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि इधर आपने मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवीजन की तरफ जाना है। यहाँ तक बात समझ आती? हाँ, एक छोटी सी बात और करते हैं। हमें ये जो कोटेशन मिलती है एक्सचेंज से, रेट मिलता है, इसमें हमें 2 तरह की कोट्स मिलती हैं। एक होती है डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। एक होती है डायरेक्ट कोट और एक होती है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या है? सपोज ₹240 अगेंस्ट $1। ये क्या है? डायरेक्ट कोट। इस डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि बेस जो है, बेस क्या होती है? ये जो चीज डिवीजन में नीचे आ रही है डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं? बेस। नॉमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर जो है वो होती है बेस। इसमें बेस जो है वो क्या होगी? फॉरेन करेंसी। बेस क्या होगी? फॉरेन करेंसी। और जब बेस फॉरेन करेंसी मीन फॉरेन करेंसी 1 है, उसके अगेंस्ट आपकी करेंसी कुछ नंबर में है, तो इस यहां पे जो केस आएगा वो आएगा ऑलवेज मल्टीप्लाई का। मीन जब आपकी होम करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी 1 है, तो वहां पे केस क्या आएगा? मल्टीप्लाई का। और इस कोड को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोड का। पार्ट बी में आप सऊदीया में बैठे थे,
क्या कहलाए, फॉरेन करेंसी क्या है रुपीस, और वो क्या है 1, तो मल्टीप्लाई का केस आया। पार्ट डी की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आप बैठे थे कहां पे, यूएसए में, क्या कहलाए, और फॉरेन करेंसी क्या है यूरो, और फॉरेन करेंसी क्या है बेस मीन 1, तो इसमें भी क्या आया मल्टीप्लाई का केस आया। तो ऐसी कोड को हम नाम क्या देते हैं, डायरेक्ट कोड का। एक होती है इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड क्या होगी, सपोज $0.75 अगेंस्ट 1 रुपीज। आप पाकिस्तान में बैठे हो और बेस में क्या होगी आपकी होम करेंसी, इसमें क्या होगी बेस होम करेंसी, फॉरेन नहीं। तो यहां पे ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, डिवीजन का केस आएगा। पार्ट सी को अगर आप देखो, यूएसए में बैठे हो, आपकी होम करेंसी क्या है डॉलर, और यहां पे देखो तो ईच डॉलर मीन आपकी होम करेंसी 1 है, मीन बेस है। और जब आपकी होम करेंसी बेस है तो वहां पे केस मल्टीप्लाई का नहीं, क्या आएगा, सी डिवीजन का केस आएगा, सी डिवीजन का केस आएगा। सो कोट जब आपको मिलती है अगर, तो आपकी होम करेंसी बेस है मीन 1 है, क्यों, बेस क्या होती है 1, उस सूरत में क्या है इनडायरेक्ट कोट मीन डिवीजन का केस होगा। और अगर कोट आपको मिली है उसमें फॉरेन करेंसी बेस है मीन 1 है, उसके अगेंस्ट आपकी करेंसी कुछ नंबर में है, तो उस सूरत में केस कौन सा होगा, डिवीजन का नहीं मल्टीप्लाई का। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट आपने पहचान ली तो फिर ये अप्लाई कर दोगे। पे मोर की सूरत में बड़े रेट से मल्टीप्लाई करोगे, छोटे रेट से डिवाइड करोगे। रिसीव लेस की सूरत में छोटे रेट से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट कोट की सूरत में, और अगर इनडायरेक्ट कोट है तो फिर बड़े रेट से डिवाइड करोगे। हाँ, इस पढ़ने से बेहतर है क्या दोनों कैलकुलेशन कर लो, क्यों पेपर के अंदर अभी तो ये चीज़ आसान लग रही है, पेपर के अंदर जब आपने कोई 16-17 चैप्टर पढ़ के जाने हैं तो वहाँ पे हर चैप्टर का नॉलेज आपने रखना है माइंड में, सिर्फ एक चैप्टर नहीं, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकता है थोड़ी सी वीक हो जाए। कोड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो गोल्डन रूल में डिवाइड मल्टीप्लाई से करना था, छोटे रेट से करना था, बड़े से करना था, उस पंगे में पढ़ने से बेहतर है कि 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, 2 रेट दिए गए, दोनों से कैलकुलेशन करो, पेमेंट है तो बड़ी वाली अमाउंट आंसर, रसीट है तो छोटी वाली अमाउंट आंसर, यूँ ले लो। हाँ, थोड़ा नॉलेज मैंने आपको दे दिया कि ये इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड क्या होती है, वो हमने थोड़ा देख लिया। क्या कह रहा, चलें जी अब मूव होते हैं आगे। अब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की कुछ बातें करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की कुछ बातें करते हैं। सपोज मेरा एक मोबाइल का बिज़नेस है, मैं क्या करता हूँ, बाहर से मोबाइल नया जो भी लॉन्च होता है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केट में ला के बेचता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले नया मोबाइल हमारे हाथ में आना चाहिए। अब मुझे पता चला कि आज से कोई 3 माह बाद एप्पल एक नया आईफोन 15 जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, और मेरे पास कोई 8-10 ऐसे कस्टमर हैं कि इधर मैं मोबाइल लाऊंगा, अभी मैं शॉप पे नहीं भी लेके गया, रातों रात तो मेरे घर से भी आके मुझसे ले जाएंगे। कितने में ले जाएंगे, जितनी भी पैसे मैं कहूँगा उतने में ले जाएंगे। क्यों, इन लोगों को नया मोबाइल सबसे पहले इनके हाथ में चाहिए शो मारने के लिए। क्यों, कुछ लोग जो है वो एज ए स्टेटस सिंबल नया मोबाइल अपने पास रखते हैं, शो के लिए रखते हैं, शायद उनकी उतनी यूजेज नहीं है। लेकिन मेरा मोबाइल का बिज़नेस है, कहाँ पे है, सपोज़ लाहौर की एक हफीज़ सेंटर मार्केट है, उसके अंदर मोबाइल का बिज़नेस है, और मुझे नज़र आ रहा है कि आज से 3 माह बाद एप्पल एक नया आईफोन 15 लॉन्च करने जा रहा है, और मेरे पास 10 कस्टमर ऐसे हैं कि जिनको मैंने वो मोबाइल देना है और मुझे इंपोर्ट करना है। अब मोबाइल इंपोर्ट करने के लिए मुझे बाहर से इंपोर्ट करनी है तो डॉलर चाहिए। नॉर्मली एप्पल जो है वो अपना मोबाइल जब भी नया लॉन्च करता है तो कोई $1000 पे लॉन्च करता है। हाँ, आगे मेमोरी बढ़ेगी तो इसलिए अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी, अदरवाइज़ नॉर्मल लाइक 128 GB का आईफोन 15 अगर आएगा तो मेरा माइंड ये कह रहा है कि $1000 का एक मोबाइल होगा। दिस मीन 3 माह बाद मैंने क्या करना है,
कोई 10 नए मोबाइल इंपोर्ट करने हैं और उसके लिए मुझे चाहिए $10,000। दिस मीन आफ्टर 3 मंथ्स मेरी $10,000 की क्या है, फॉरेन करेंसी की पेमेंट है। आफ्टर 3 मंथ्स मेरी फॉरेन करेंसी की पेमेंट है। लेकिन आजकल अगर मैं डॉलर का रेट देखूं तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज 240 है, हो सकता है 3 माह बाद 300 क्रॉस कर जाए। क्या ख्याल है? तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये डॉलर का जो बढ़ता हुआ रेट है, ऐसे मैं किस तरह से मैनेज करूं। बैंक के पास जब आप जाएं या एक्सचेंज के पास जाएं रेट लेने, तो हमें 2 तरह के रेट देते हैं ना। वो एक स्पॉट रेट, मीन अभी अगर आपने फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो इस रेट पे खरीदोगे। एक फॉरवर्ड रेट भी, मीन फ्यूचर में अगर खरीदनी है तो फिर भी बैंक आपको रेट देता है। मैं गया बैंक के पास, बैंक मुझे 3 माह बाद तुझसे $10,000 खरीदने हैं। क्यों? मैंने 10,000 की पेमेंट करनी है। आज रेट मुझे पता है 240 है, लेकिन 3 माह बाद रेट पता नहीं क्या होगा, 300 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि तू 3 माह बाद जो मैंने तुझसे $10,000 लेने हैं उसका रेट आज मेरे साथ फिक्स कर ले। बैंक ने कहा चलो ठीक है, हमारे पास स्पॉट रेट भी है, फॉरवर्ड रेट भी है, मीन करंट रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी है। बैंक ने कहा देखो भाई 240 का डॉलर अभी चल रहा है, 3 माह बाद ठीक है मैं तुझे $10,000 दूंगा, लेकिन मैं रेट चार्ज करूंगा तुझसे कितना, 270 पर डॉलर। देख लो, दिमाग मानता है तो बुक कर लो, नहीं मानता तो रहने दो। और मुझे नज़र आ रहा है इस तरह से डॉलर चल रहा है एवरी डे, समटाइम एक दिन में 8-9 रुपये भी ऊपर चला जाता है, और डॉलर नीचे आने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। क्यों? इकोनॉमिकली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आने वाले 2-3 माह में भी कि अच्छे हो जाएं और उससे डॉलर नीचे आ जाए। नहीं, नीचे नहीं आना, ऊपर ही जाना है। क्यों? डॉलर हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से चेंज होता है, और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। क्यों? इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करना पड़ रही हैं, और वैसे भी अगर इधर सैलाब की वजह से भी अगर कुछ फसलें तबाह हुई हैं तो उस वजह से क्या होना है, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट तो करना पड़नी है। एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा इंडस्ट्री इतनी स्टेबल इस वक्त नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ के डॉलर को नीचे लाया जा सके, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा हाँ 240 अब है, 270 में एग्री कर रहा है। क्यों? 3 माह बाद मुझे तो लग रहा है शायद 300 से भी ऊपर जा सकता है। तो मैंने बैंक से एग्री कर लिया कि ठीक है 3 माह बाद मैं तुझसे क्या करूँगा, $10,000 270 के रेट से बाय करूँगा। ये जो मैंने बैंक के साथ आज एक एग्रीमेंट किया है, इसे नाम दिया जाता है फॉरवर्ड एग्रीमेंट का। फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी टर्म्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। इसकी टर्म्स क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। और टर्म्स में है क्या? क्वांटिटी मैंने फिक्स कर ली, कितनी? $10,000। क्या ख्याल है? रेट मैंने फिक्स कर लिया, कितना? 270 पर डॉलर। और टाइम टेन्योर वो मैंने जो है वो फिक्स कर लिया, कितना है? 3 मंथ्स। सो ये जो मैंने टर्म्स फिक्स कर ली हैं, क्वांटिटी भी, रेट भी, टेन्योर भी, इस एग्रीमेंट को नाम क्या दिया जाता है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अब 3 माह बाद मैंने क्या करना है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली मैं भी बाउंड हूं, बैंक भी बाउंड है। बैंक ने मुझे इतने डॉलर देने हैं 10,000 इस रेट पे, मैंने बैंक को $10,000 इस रेट पे पेमेंट करके $10,000 लेना है। कब? 3 माह बाद। उस वक्त डॉलर का रेट जो मर्जी हो, मैं भी बाउंड हूं, बैंक भी बाउंड है। ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर में डॉलर खरीदने का रेट आज डिसाइड कर लिया, जिसकी टर्म्स फिक्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों पार्टीज बाउंड हैं, उसे क्या नाम दिएगा? फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब 3 माह बाद क्या हुआ? डॉलर का रेट जो है वो हो गया 300। मैं क्या करूंगा? सुबह सुबह उठते ही सीधा बैंक जाऊंगा। अभी बैंक 9 बजे खुलना है, मैं वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाऊँगा कि आज मैंने 270 के अकॉर्डिंगली डॉलर लेके जाने हैं। बैंक वाला थोड़ा सा लेट हो गया, मैं से कॉल करूँगा, भाई
तूने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, 3 माह बाद तूने मुझे डॉलर देने थे 270 के अकॉर्डिंगली, तो आजा मैं आया बैठा हूँ। और बैंक बाउंड है कि वो बेशक रेट उस वक्त मार्केट में 300 चल रहा है, बैंक आपको 270 के अकॉर्डिंगली ही $10,000 देगा। क्यों? दोनों पार्टीज बाउंड है। हाँ, अगर 3 माह बाद रेट जो है वो हो गया 230 पर डॉलर, कितना? 230। आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? 270 का। तो आपको फिर भी बैंक से 270 के अकॉर्डिंगली डॉलर बाय करना पड़ेंगे। अब क्या होगा? रेट कम हो गया, अब आप बैंक नहीं जाओगे। क्या कहना? बैंक वाला फ़ोन करेगा, आप फ़ोन नहीं सुनोगे। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट था 3 माह का, तो उन्होंने 3 माह बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आओ, इसको एग्जीक्यूट करें, डॉलर लो। लेकिन आप क्योंकि मार्केट में रेट कम है तो आप नहीं लोगे। वो फ़ोन करेगा, आप फ़ोन नहीं सुनोगे। वो नंबर बदल के कॉल करेगा, आप फ़ोन सुनोगे। वो कहेगा जानी आजा, उस दिन तो तू बड़ा सुबह सुबह आ गया था, आप भी आ। आप कहोगे नहीं, वो मैं इस तरह के हराम कामों में नहीं पड़ता, मैंने मौलवी साहब से डिस्कस किया है कि ये काम हराम है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। कोई कहा नहीं, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट टाइम रेट ज़्यादा था तो सुबह सुबह पहुंच गया था, तो आज भी तुझे ये डॉलर लेना पड़ेंगे। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली बाउंड हो कि 3 माह बाद बैंक भी बाउंड है, उसने इस रेट पे आपको डॉलर देने हैं, जो भी एग्री हुए, जिस टाइम पीरियड पे एग्री हुए, आप भी बाउंड हो, आपको भी वो डॉलर लेने हैं। मीन दोनों पार्टीज इसमें से इधर उधर नहीं जा सकती, दोनों पार्टीज बाउंड है। अब 3 माह बाद आपने क्या किया जी? डॉलर लिए 10,000। किस लिए? 10 एप्पल आईफोन लेने के लिए। क्यों? कस्टमर की डिमांड आपने पूरी करनी है या बेचनी है प्रॉफिट पे। अब क्या हुआ कि 3 माह बाद जब एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ तो एप्पल कंपनी ने फ़ोन जो है वो लॉन्च कर दिया, कितने का? $800 का। क्यों? उन्होंने देखा कि हमारा प्रीवियस आईफोन 13 या 14 इतना ज़्यादा नहीं चला। क्यों? उसके अंदर कुछ नयापन नहीं था। जैसे हमारी मार्केट काफ़ी डाउन चली गई, कस्टमर काफ़ी लूज़ हो गया, तो उन्होंने अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए फ़ोन $1,000 के बजाय सस्ता थोड़ा सा $800 पे लॉन्च कर दिया। तब 10 फ़ोन लेने के लिए क्या आपको $10,000 चाहिए? नहीं, अब आपको चाहिए कितने? $8,000। तो आप क्या बैंक को क्या कहोगे कि यार 10,000 नहीं, मुझे 8,000 दे दे? बैंक कहेगा नहीं, हमारा जो एग्रीमेंट है उसकी क्वांटिटी भी फिक्स है, उसका रेट भी फिक्स है, उसका टेन्योर भी फिक्स्ड है। बेशक आपकी रिक्वायरमेंट 10,000 नहीं है, लेकिन आपको 10,000 लेना पड़ेंगे। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट $8,000 है। क्यों? 10 फ़ोन 8,000 में आ जाएंगे, तो बाकी 2,000 क्या है? सरप्लस डॉलर। ये 2,000 क्या है? सरप्लस, मीन इजाफी डॉलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वक्त का जो स्पॉट रेट मार्केट में चल रहा है वहां पे बेच दो। बैंक से आपको 10,000 ही मिलेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर आप बैंक को कहोगे नहीं 10,000 नहीं यार, मुझे 12,000 दे दे, तो बैंक कहेगा नहीं, 10,000 तो इस रेट के अकॉर्डिंगली, बाकी 2,000 जो हैं वो जो करंट स्पॉट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ले लो। मीन ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी क्वांटिटी भी फिक्स है, जिसका रेट भी फिक्स है और टेन्योर भी फिक्स है। ना उससे पहले ना उसके बाद, उसी डेट पे उसी रेट पे उतनी ही क्वांटिटी आपको मिलेगी। उससे कम आपकी रिक्वायरमेंट है तो कम नहीं, पूरी मिलेगी। आपको पूरी लेके जो सरप्लस डॉलर मार्केट में स्पॉट पे बेचना पड़ेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इजाफी डॉलर मार्केट में स्पॉट रेट पे ख़रीदना पड़ेंगे। ये बात समझ आती कुछ? क्या ख्याल है? सो फॉरवर्ड एग्रीमेंट बेसिकली है क्या? एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मीन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स, कुछ वेज, कुछ टूल्स यूज करते हैं। उन वेज, टेक्निक्स या टूल्स को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया जाता है। उनमें से एक टूल, एक टेक्निक क्या है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट के आज आप फ्यूचर की जो डॉलर की बाइंग है वो बैंक के साथ जाके एग्री कर लो, जिसकी क्वांटिटी, रेट, टेन्योर फिक्स हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली बैंक और आप दोनों बाउंड हो जाओगे। उस वक्त रेट फ्यूचर में जो मर्जी हो, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली ही डॉलर करोगे। सिर्फ बाय करने का नहीं, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आपने आज एक्सपोर्ट की, जिसकी आपको फ्यूचर में सपोज 3 माह बाद रसीट होनी है, और आज आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर का रेट अच्छा है, फ्यूचर में कहीं कम ना हो जाए, तो आज आप बैंक के साथ ये भी जाके फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर सकते हो कि 3 माह बाद मैं तुझे $10,000 सेल करूँगा, लेकिन रेट मेरे साथ आज फिक्स कर ले।
हाँ, उस वक्त 3 माह बाद जो भी रेट होगा मार्केट में आप इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली ही सेल करोगे। क्या ख्याल है? तो ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टूल हमने पढ़ा, इस तरह के 1-2 टूल और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और ये क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। मीन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। उन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है आज क्या? फॉरवर्ड एग्रीमेंट। मीन बैंक के साथ जाके एक एग्रीमेंट कर लिया फ्यूचर की डॉलर ख़रीदने का या डॉलर बेचने का, जिसकी क्वांटिटी, जिसका रेट, जिसका टेन्योर आज फिक्स कर लिया और दोनों पार्टीज उसके अकॉर्डिंगली बाउंड होकर चलेंगी। आइए अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड का एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हमारी बुक का चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कैलकुलेट द नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ दिस इंपोर्ट इन PKR टू एप्पल लिमिटेड। आपने PKR में कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन की कैलकुलेट करनी है, नेट कॉस्ट। एप्पल लिमिटेड हैज़ परचेज्ड अ लॉट ऑफ रिफर्बिश्ड लैपटॉप एट द कॉस्ट ऑफ $850,000 फ्रॉम कैलिफोर्निया। सो एप्पल लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो $850,000 के रिफर्बिश्ड लैपटॉप ख़रीद चुके हैं। हैज़ परचेज्ड कहाँ से? कैलिफोर्निया से। इट नीड्स टू बी पेड आफ्टर 90 डेज, जिसकी पेमेंट 90 डेज बाद करनी है। मीन आफ्टर 3 मंथ्स क्या है? $850,000 की पेमेंट है। मीन आपने लैपटॉप ख़रीदे हैं और 3 माह बाद आपने $850,000 की पेमेंट करनी है, जैसे आपने 3 माह बाद $10,000 पे करने थे। ओके। द कंपनी एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू कवर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और आप फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। एंड 3 मंथ्स फॉरवर्ड कोर्स रेट्स कोटेड बाय द बैंक आर PKR 156 to 158 पर $, और आपको रेट 3 मंथ्स के फॉरवर्ड का ये मिला है 156 to 158 पर $। मीन आप कहाँ पे हो? पाकिस्तान में। पाक रुपी आपकी करेंसी है और $, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी बेस है। दिस मीन कोड कौन सी है? डायरेक्ट कोड है, डायरेक्ट कोड है, फॉरेन करेंसी बेस है। दिस मीन मल्टीप्लाई का केस है। पेमेंट करनी है पे मोर, तो पे मोर के लिए आप किस रेट से मल्टीप्लाई करोगे? बड़े रेट से मल्टीप्लाई करोगे, 158 से। नहीं, इस पंगे में नहीं पढ़ना, दोनों से कैलकुलेशन करके बड़ी अमाउंट ले लेना। क्या कहला? Subsequently, due to some technical reason, the size of consignment received was just 60% of the contract size. हाँ, कुछ टेक्निकल रीज़न की सूरत में आपको जो कंसाइनमेंट मिली वो 60% मिली, पूरी 850,000 की नहीं मिली। दिस मीन आपको कितनी 850,000 अगर टोटल है तो आपको जो कंसाइनमेंट मिली है वो 60%। मुझे ज़रा 60% निकाल के दे सकते हो कितना बनेगा? क्या कह रहा है? 850 है तो इसका 60% 510,000 की आपको कंसाइनमेंट मिली। मीन आपने इतने मिली देने हैं, 850 नहीं देने, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वो शायद 850 का आप कर बैठे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 850 और 510 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 340,000 का। क्या कह रहा है? ये 340,000 क्या होंगे? सरप्लस डॉलर जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे। क्यों? बैंक से आपने 850 का कॉन्ट्रैक्ट किया है इस रेट पे, तो आपको 850 के अकॉर्डिंगली ही बाय करना है डॉलर, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अब कितनी है? 510। क्यों? आपको कंसाइनमेंट 60% मिली, तो आपने पेमेंट भी उतनी करनी है। तो 340 क्या होंगे? सरप्लस डॉलर जो आप क्या करोगे इस वक्त के स्पॉट रेट पे मार्केट में बेचोगे। द एक्चुअल स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ पेमेंट इज एज follows PKR 157.2 to 159.1 पर $, स्पॉट रेट ये चल रहा है। इसमें बेचने के लिए रिसीव लेस, और रिसीव लेस के लिए मल्टीप्लाई का केस है। क्यों? बेस फॉरेन करेंसी है तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे छोटे रेट से।
ड्यू टू द चेंज इन पेमेंट अमाउंट एप्पल लिमिटेड क्लोजेज आउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पार्शली। तो आपको क्या करना पड़ा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्शली क्लोज करना पड़ा। कैलकुलेट द नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ दिस इंपोर्ट इन पीकेआर टू एप्पल लिमिटेड, और आपने नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालनी है। ज़रा ट्राई करेंगे खुद से, एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, फिर मिलके कर लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ज़रा, आपका जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो है कितना, $850,000 का, ऐसी है, $850,000 का। जो एक्चुअल पेमेंट आपको करनी है वो कितनी है, वो आपको करनी है सर 60%। कितनी हमने निकाली, $510,000। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, $340,000 का। इसे हम नाम देंगे कि ये क्या था, ओवर हेज था। मीन आपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 850 का। तो आपकी रिक्वायरमेंट से ऊपर जो आपने किया वो क्या है, सरप्लस डॉलर। वो जो सरप्लस है उसे हम क्या नाम देंगे, ओवर हेज का। मीन इतने से आपने ओवर हेज कर लिया, क्या कहना। तो ये हम क्या करेंगे, स्पॉट पे मार्केट में इतने बेच देंगे। अब हमारी जो एक्चुअल पेमेंट है उसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। एक्चुअल पेमेंट हमारी है कितनी सर, एक्चुअल पेमेंट हमारी कितनी है, 510 या 850 की। बैंक को कितना पे करना आपने, 850 ना, क्या ख्याल है। सो 850,000 रेट किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का केस है, क्यों, डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट कैसे है सर, बेस फॉरेन करेंसी है तो पेमेंट है, पे मोर के लिए क्या करोगे, हाई रेट से, या दोनों रेट से कैलकुलेशन करके फिर देख लेना, जो बड़ी अमाउंट हो वो आप आंसर में ले लेना। यहाँ से मैं हाई अमाउंट से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और हायर अमाउंट क्या है, 158 फॉरवर्ड का, 3 मंथ्स फॉरवर्ड, क्या ख्याल है। यहाँ से मुझे ज़रा अमाउंट बताएंगे कितनी बनती है, कितनी, 1343,000,000 रुपीज़, क्या ख्याल है। जो सरप्लस है वो आप क्या करोगे, मार्केट में बेच दोगे। कितने का सरप्लस है, कितना, $340,000। किस रेट पे बेचोगे, जब बेचने जाओगे तो क्या करोगे, रिसीव लेस, रिसीव लेस के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, छोटे रेट से, और छोटा रेट क्या है, 157.2, क्या ख्याल है। स्पॉट रेट पे बेचोगे ना, बैंक से आपने फॉरवर्ड इस रेट पे किया था तो बैंक से आप इसी रेट पे खरीदोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपके पास है उस वक्त के रेट पे बेचोगे। उस वक्त का रेट कौन सा होगा, फॉरवर्ड नहीं, स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट को यूज़ करोगे। 157.2 से आपने क्या किया जी, सरप्लस बेचा। मुझे ज़रा वो अमाउंट बता दें कितनी है, 5,448,000, क्या कहला। तो आपके पास जो नेट पेमेंट आपकी बनी वो कितनी बनी, नेट कॉस्ट जो आपको पड़ी इस ट्रांजैक्शन की वो कितनी पड़ी, इसमें से माइनस कर दें, 80,852,000। यही आपसे रिक्वायर किया गया था। कैलकुलेट द नेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ दिस इंपोर्ट इन PKR, और ये क्या है, PKR मीन पाक रुपी। दोबारा से देखें, आपने बैंक से फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया, 850,000 की 3 मंथ्स बाद पेमेंट थी, तो आपने इस रेट के अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का फॉरवर्ड कर लिया, और इसलिए पेमेंट है तो मल्टीप्लाई का केस कैसे, डायरेक्ट कोट है, क्यों, फॉरेन करेंसी बेस है, तो मल्टीप्लाई करोगे 158 से, तो इतना आपका जो है वो क्या है,
एक्चुअल बैंक को आपने पेमेंट की। आपकी जो रिक्वायरमेंट कितनी है, $850,000 पे करना, नहीं, उसका 60% मीन $510 पे करना। तो बाकी 340 आपके पास क्या है, सरप्लस, जिसे आपने ओवर हेज कर लिया था। तो अब आप अपने पास नहीं रखोगे, उसे आप क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे। और जब बेचोगे तो किस रेट पे बेचोगे, स्पॉट रेट पे बेचोगे। स्पॉट रेट पे बेच रहे हो, डॉलर बेच रहे हो, तो रिसीव लेस। तो रिसीव लेस मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, छोटे रेट से मल्टीप्लाई करने से। तो इतनी आपको नेट कॉस्ट पड़ी। अब एग्जामिनर आपको ये भी कह सकते हैं कि आप हमें ये बताएं कि इस कॉस्ट की आपको इफेक्टिव रेट क्या पड़ा। तो इफेक्टिव रेट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? इफेक्टिव रेट कि हमने जो है वो नेट कॉस्ट आई कितनी, 80,852,000। कितने डॉलर की पेमेंट हमने की, 510 की। क्या ख्याल है? तो इफेक्टिव रेट जो आपको पड़ा वो कितना पड़ा, बताइएगा ज़रा। 158.5 पर डॉलर। क्या ख्याल है? 158.5। बेशक आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट इस पे किया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का जो आपको रेट चार्ज हुआ है, क्यों, थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ ना वहाँ पे, जो सरप्लस डॉलर आपने स्पॉट पे बेचे उससे, तो आपको इफेक्टिवली रेट पड़ा कितना, 158.5। ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारा आंसर यहाँ तक पूरा हो चुका था जी। यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ आती हों, कैसे करेंसी को कन्वर्ट करना है। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमने अभी तक एक टूल पढ़ा है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट, और उसका हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा है। बाकी कुछ और टूल्स हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं, और उसके बाद आगे उनकी कैलकुलेशन पे भी चलेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी साथ कवर करते चले जाते हैं ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, मीन जिनकी वजह से डॉलर अप जाता है। मीन डॉलर ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। कहते हैं जी एक फैक्टर है जिसे हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम सुना हुआ है? क्या ख्याल है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ये या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। सरप्लस कब होता है? जब हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है जब हमारी इंपोर्ट जो है वो क्या है, कम है, और हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या है, ज़्यादा है। जब हमारी इंपोर्ट जो है वो कम है और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, तो बैलेंस पेमेंट होगा सरप्लस। डेफिसिट कब होता है? जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, कम है। बैलेंस पेमेंट सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारी इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा, मीन हमने बाहर चीज़ें भेजी ज़्यादा, बाहर से मंगवाई कम। भेजी ज़्यादा, बाहर से मंगवाई कम। दिस मीन हमने बाहर से पैसे लेने ज़्यादा हैं, देने कम हैं। मीन नेट में हमने बाहर से पैसे लेने हैं। क्या ख्याल है? और जब नेट में हमने बाहर से पैसे लेने हैं, बाहर वालों ने देने हैं, तो उन्होंने कैसे देने हैं? हमें हमारा पाक रुपये बाय करके देने हैं, जिससे क्या होगा, डॉलर की सप्लाई होगी, पाक रुपये की डिमांड होगी, तो सूरत में डॉलर नीचे जाएगा, पाक रुपये ऊपर जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जो पाकिस्तान के साथ मसला है। हम बाहर चीज़ें भेजते कम हैं, बाहर से मंगवाते ज़्यादा हैं, तो नेट में हमने बाहर पैसे देने हैं, और जब देने हैं तो कैसे देने हैं, डॉलर बाय करके देने हैं, और जब डॉलर बाय करके देने हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर का रेट क्या हो रहा है, अप जा रहा है। ये बात समझ आती? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर है जिसका फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मीन डॉलर का रेट कम या ज़्यादा होने का इम्पैक्ट किसकी वजह से है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत में। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस।
इस तरह से एक और फैक्टर भी है, वो क्या है, इन्फ्लेशन। ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन क्या है? जनरल राइज इन प्राइस लेवल, जनरल राइज इन प्राइस लेवल। अब अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है, मीन प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। क्यों? हमारी चीज़ें बाहर जब लोगों को महंगी नज़र आएंगी तो वो हमारी चीज़ें नहीं, किसी और कंट्री की अपनी लोकल चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। और जब हमारी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हैं तो लोग क्या करेंगे, लोकल चीज़ों को नहीं, इंपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? इंपोर्ट उन्हें चीप नज़र आ रही होगी। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा, तो इससे भी क्या होगा, डॉलर ऊपर जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर रहा है। क्या ख्याल है? इस तरह से एक और फैक्टर भी है, और वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है जो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, मीन डॉलर को अप या डाउन करता है। हमारे कंट्री में इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद इंटरेस्ट रेट चल रहा है। दुनिया में कुछ 4-5-6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हमारे इधर 15-16% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अमेरिका में कोरोना के दिनों में 0% इंटरेस्ट रेट था, वो बढ़ते बढ़ते अब भी कोई 4-5-6% है, इतना ज़्यादा नहीं है। इधर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इससे क्या होगा, समटाइम फॉरेन इन्वेस्टर जो है हमारे कंट्री में आके बैंक पैसा डिपॉजिट करता है। क्यों? यहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। इससे क्या होगा, बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आएगा इनिशियली, और जब पैसा हमारे कंट्री में आएगा इनिशियली तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा डाउन करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसा अपना यहाँ से निकालेगा। क्यों? ये इंटरेस्ट रेट बहुत देर तक हम हाई नहीं रख सकते। क्यों? इससे क्या होगा, बोरिंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इकॉनमी रुक जाएगी। तो जैसे हम इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, अपना पैसा निकालेगा, और जब निकालेगा जितना लेके आया था उतना नहीं, अब इंटरेस्ट के साथ निकाल के लेके जा रहा है। तो उस तरह से क्या होगा, यहाँ से आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो उस सूरत में क्या होगा, डॉलर अप जाएगा। मीन इनिशियली ठीक है, ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट को बेहतर करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम बहुत बुरा इंपैक्ट डालेगा। क्यों? जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालेगा बैंकों से तो जितना लाया था उतना नहीं, अब उसे ज़्यादा निकालेगा। क्यों? इंटरेस्ट के साथ उसने निकालना है, तो ज़्यादा जब निकलेगा तो उससे फिर इकॉनमी के ऊपर जो बैड इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। क्या ख्याल है? इसके अलावा एक और भी फैक्टर है, और वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमने कहीं प्रीवियस लेक्चर में कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग जो पाकिस्तान में चल रहा है थ्रू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फिक्स, कुछ कंट्री ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा हुआ है। वो फिक्स कैसे रखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू। मीन फॉरेन करेंसी के उन्होंने रिजर्व अपने पास रखे हुए हैं, और देखते हैं जैसे ही फॉरेन करेंसी की मार्केट में डिमांड बनती है वो रिजर्व से क्या करते हैं, उतनी सप्लाई दे देते हैं मार्केट में, और रेट मेंटेन रह जाता है। सप्लाई आती मार्केट में, उतना वो ख़रीद के रिजर्व में रख लेते हैं, जिससे रेट क्या हो जाता है, मेंटेन रह जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कंट्री के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे हैं तो इससे भी क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन रख सकते हैं। जो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले हिसाक डार साहब कर रहे थे 106 पे, उन्होंने काफ़ी साल जो है वो डॉलर को मेंटेन रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करके। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर है, मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस से रेट अप डाउन होता है। इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो एक्सपोर्ट को कम करता है, इंपोर्ट को ज़्यादा कर देता है। इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है जिससे लोग पैसा बिजनेस की बजाय भी बैंकों में ले जाते हैं, और जब बिजनेस में नहीं होगा तो उससे भी क्या होगा, ओबियसली प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हो सकती है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। इसमें ये जो फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर हम कुछ बातें नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और भी अच्छी करेंगे।
कि इसके थ्रू कैसे जो है वो रेट चेंज होता है। हमने देखा कि हम बैंक के पास जाएं तो हमें एक स्पॉट रेट देता है। सपोज उसने हमें आज अगर हम डॉलर का रेट लेने गए तो उसने कहा जी डॉलर का रेट जो है वो क्या है 240.20 टू 242.70 पर डॉलर। हमने कहा अच्छा मुझे 1 मंथ का फॉरवर्ड दे, तो उसने कहा जी 1 मंथ का जो फॉरवर्ड का रेट है वो है सपोज कितना 250.7 टू 251.40। हमने कहा नहीं मुझे 3 मंथ्स का फॉरवर्ड लेना है उसका रेट दे, तो उसने कहा जी 3 मंथ्स के फॉरवर्ड का रेट जो है वो है जी कितना सपोज 255 टू 257। अब ये बैंक 1 मंथ और 3 मंथ्स फॉरवर्ड का रेट कैसे दे रहा होता है, कैसे ये निकाल लेता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे इंटरेस्ट रेट के थ्रू। ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें 3 मंथ्स फॉरवर्ड के साथ अगर 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट भी दिया होता तो हमने चूंकि 3 मंथ्स बाद पेमेंट करनी है तो हमने 1 मंथ फॉरवर्ड वाला नहीं, हमने जो है फिर कौन सा रेट यूज़ करना है 3 मंथ्स फॉरवर्ड वाला ही यूज़ करना है। सपोज ये भी रेट होता साथ इसमें पर US डॉलर, तो हमने चूंकि पेमेंट 90 डेज बाद करनी है तो हम क्या करेंगे इस रेट को यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा इग्नोरेबल। हाँ अगर हमने 1 मंथ बाद पेमेंट करना होती है फिर हम 1 मंथ वाला रेट यूज़ करते हैं, 3 मंथ वाला हमारे लिए क्या हो जाता इग्नोरेबल। मीन समटाइम क्वेश्चन में एग्जामिनर इस तरह से भी घुमाते हैं, आपको 1 मंथ फॉरवर्ड भी दे दिया 3 मंथ फॉरवर्ड भी दे दिया, अब रेट आपने कौन सा यूज़ करना है, जिस फॉरवर्ड पे आपने जाना है उसी फॉरवर्ड का रेट यूज़ करना है, जिस पे नहीं जाना उसको आपने क्या करना है इग्नोर करना है। नाम रखा था हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं उन फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है। क्या फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है, कमोडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है, या हम जो अभी पढ़ रहे हैं करंटली वो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो तो फॉरेन करेंसी में आपने पेमेंट रसीट लेनी है, तो एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसी रेट की सूरत में जो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है उसे हम क्या नाम देंगे फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने फ्यूचर में फ़ॉरेन पेमेंट करनी है तो रिस्क है कि फ्यूचर में रेट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट की हैं और फ्यूचर में आपने फ़ॉरेन करेंसी में रसीट लेनी है बायर से, तो रिस्क है कि जब आपने रसीट लेनी है तब रेट कहीं नीचे ना चला जाए। तो इन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ रहे हैं। क्या ख्याल है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है हमने एक वे पढ़ लिया और वो हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फॉरवर्ड एग्रीमेंट मीन हम बैंक के पास जाएंगे, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में कि सपोज़ हमें $10,000 की 3 माह बाद फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। क्यों 3 माह बाद हमने $10,000 के बाहर से कुछ मोबाइल ख़रीद के यहाँ पे कस्टमर को बेचने हैं, तो हमें डर है कि जब हमने पेमेंट करनी है 3 माह बाद जब हमने मोबाइल बाय करने हैं तब कहीं डॉलर ऊपर ना चला जाए। क्यों डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज हम बैंक के पास गए, हमने उसे कहा कि भाई मैंने 3 माह बाद क्या करनी है तुझे $10,000 ख़रीद के बाहर पेमेंट करनी है तुझसे, तो रेट तो मेरे साथ आज फिक्स कर ले। तो बैंक ने वो जो 3 माह बाद आपको डॉलर बेचने हैं उसका रेट आज जब फिक्स कर लिया तो इसे हमने नाम क्या दिया था फॉरेन एग्रीमेंट का, जिसमें टर्म्स फिक्स होंगी। क्या टर्म्स फिक्स होंगी, क्वांटिटी कितने डॉलर आपने बाय करने हैं वो फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा और साथ टेन्योर भी फिक्स होगा। और उस डेट पे बैंक और आप दोनों बाउंड हो कि जो भी फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है। उस वक्त मार्केट में स्पॉट रेट चाहे जो मर्जी हो, आपको फॉरवर्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही बैंक क्या करेगा डील करेगा। ना तो बैंक उससे आगे पीछे हो सकता है और ना आप आगे पीछे हो सकते हो। सपोज आज रेट 240 है, आपको फॉरवर्ड मिला 3 माह का 250। अब 3 माह बाद रेट बेशक चला जाए 280 पे या 300 पे, आप डॉलर बाय करोगे किस रेट पे 250 पे जो आपका बैंक के साथ एग्री हुआ है। कवर कर लिया ये हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट। क्या ख्याल है, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें स्टार्ट की। क्या बातें हमने स्टार्ट की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर जी। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका फेवरेबल अनफेवरेबल होना क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। क्या कह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अफेक्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी अफेक्ट करती है। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसको हम नाम देंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो है वो एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की फॉरवर्ड एग्रीमेंट की। मीन हम एक्सचेंज पे जाएं, बैंक पे जाएं तो हमें एक स्पॉट रेट मिलता है, साथ हमें एक फॉरवर्ड भी मिलता है। फॉरवर्ड रेट पे मिलता है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड है, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड है, 1 मंथ्स का फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड रेट भी मिलता है और जो स्पॉट रेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम बैंक के पास फॉरवर्ड एग्रीमेंट करने गए तो उसने हमें क्या दिया? फॉरवर्ड का रेट दिया। अब ये बैंक जो है वो फॉरवर्ड का रेट निकालते कैसे हैं उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बैंक जो है वो फॉरवर्ड का रेट निकालते हैं कैसे? थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है? डिफाइन करता है रिलेशनशिप। इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो क्या डिफाइन करती है? डिफाइनिंग रिलेशनशिप between spot rate and forward rate। मीन स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का जो रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। मीन बैंक जो हमें फॉरवर्ड का रेट देता है फॉरवर्ड एग्रीमेंट करते वक्त, उसमें क्या करता है? बैंक इंटरेस्ट रेट्स को यूज़ करता है और उससे हमें फॉरवर्ड का रेट निकाल के देता है। कैसे निकाला जाता है वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक हो गया? सपोज फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो डॉलर का रेट है ₹240 पर डॉलर। ठीक हो गया? डॉलर का रेट है कितना? ₹240 पर डॉलर। और साथ हम देखते हैं कि सपोज यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है, इन इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए की अगर हम बात करें वो है सपोज आज 4% और इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान जो है वो है सपोज आज 10%। ठीक हो गया? एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या है? स्पॉट रेट। ये क्या है? स्पॉट रेट 240 रुपीज़ पर डॉलर। हम यहाँ से फॉरवर्ड का रेट निकालने जा रहे हैं। कैसे? यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कैसे निकालेंगे कि हमारी जो करेंसी है वो क्या है? 240 पर $1। क्या ख्याल है? ₹240 बाय $1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस आई से और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस आई से। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे रेट। कौन सा? इंटरेस्ट रेट। सो क्या आया जी? 240 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट। 240 पाकिस्तान की करेंसी है ना? क्या ख्याल है? उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। क्या करेंगे? 10% को 0.1 हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय $1 है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 4%। सो 1 प्लस 0.04। क्या कह रहा है? अगर तो हमने 1 ईयर का फॉरवर्ड निकालना है तो यहाँ से हमारे पास 1 ईयर का फॉरवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हमने आने वाले 3 माह का फॉरवर्ड निकालना है तो 3 माह का फॉरवर्ड निकालने के लिए हमें ये जो रेट है ये ईयरली होता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा ईयरली होता है।
पूरे MFA में इंटरेस्ट रेट जब भी हमें क्वेश्चन में कहीं पे दिया जाएगा तो ईयरली होगा, अगर हमने कोई मंथली कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसे मंथ्स में डिवाइड करना होगा। अब ये 0.1 को हमने 3 मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंटू 3/12। और प्लीज़ पहले 0.1 को इंटू 3/12 करके फिर 1 से ऐड करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 1.1 मीन 1 प्लस 0.1 करके फिर 3/12 कर रहे होते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। उस तरह से 0.04 को भी आपने क्या करना है, 3/12 करना है। तो यहाँ से आपके पास 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ज़रा कैलकुलेट करके दीजिएगा मुझे कितना बनता है, देखिएगा कितना है, 243.56। ये कौन सा रेट है, फॉरवर्ड रेट। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट। तो यूँ बैंक जो है वो आपको फॉरवर्ड का रेट निकाल के दे रहे होते हैं। कैसे, बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ करेंसी A डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ करेंसी B। करेंसी A पाकिस्तानी और करेंसी B डॉलर, इनटू क्या करेंगे, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री A, मीन कंट्री A जिसकी करेंसी A थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री B। क्या ख्याल है? सो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, और इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी भी है। ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट होगा। कौन सा, फॉरवर्ड वाला। सो बैंक फॉरवर्ड का रेट कैसे निकालता है, बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। यहाँ तक बात समझ आती है। हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने कवर कर लिया। क्यों, हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड का रेट जो है वो बनता कैसे है, अपने नॉलेज के लिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मीन हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास जो है वो टूल हमने पढ़ लिया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। आज हम दूसरा टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम नाम देंगे मनी मार्केट हेज। क्या नाम देंगे, मनी मार्केट हेज। यहाँ पे मैं कवर कर लूँ, मनी मार्केट हेज। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। मीन बैंक के पास जाके हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर लिया। दूसरा टूल क्या है, मनी मार्केट हेज। वही एग्जांपल कि हमने क्या करना है, 3 माह बाद $10,000 की पेमेंट करनी है। क्यों, हमें 10 नए आईफोन जो है वो ख़रीद के कस्टमर को बेचने हैं। पेमेंट 3 माह बाद करनी है। आज डॉलर का रेट 240 है। हमें नज़र आ रहा है कि 3 माह बाद डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो हम बैंक के पास गए कि यार मैंने 3 माह बाद उससे $10,000 बाय करने हैं, 10,000 की पेमेंट करनी है मुझे, तो रेट मेरे साथ आज फिक्स कर ले, मीन फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर ले। बैंक ने कहा नहीं भाई, फॉरवर्ड कोई नहीं है। हमने कहा क्यों यार, लास्ट टाइम तो तूने हमें दिया था। कहता भाई नहीं, लास्ट टाइम तुझे दिया था 250 पे, बाद में रेट जो है वो 280 था, तब मुझे 250 पे तुझे बेचना पड़ा। अब डॉलर हमारी समझ में नहीं आ रहा, वैसे ही दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चेंज वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए हम फॉरवर्ड में अब नहीं खेलते भाई, स्पॉट पे जो डॉलर चाहिए ले ले। मीन बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया। तब हम क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, थ्रू मनी मार्केट हेज। मीन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, तब हम कैसे मैनेज करेंगे, जब बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया तो फिर हम मैनेज करेंगे थ्रू मनी मार्केट हेज।
मनी मार्केट हेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया। सो कैसे अब हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करेंगे थ्रू मनी मार्केट हेज, तो हम इसमें कोई 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला हमारा मसला क्या है जी, हमने क्या करनी है, कोई फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। सो हमारी कोई पेमेंट है फॉरेन करेंसी में, कितने मंथ बाद? सपोज 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद हमारी फॉरेन करेंसी में पेमेंट है। तो हम क्या करेंगे जी, नंबर 1 हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट। हम क्रिएट करेंगे क्या? फॉरेन करेंसी एसेट। कैसे फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे? नंबर 2, डिपॉजिट करेंगे एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने डॉलर, आज के 3 माह बाद वो इतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। क्या करेंगे हम? एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने डॉलर रखेंगे कि 3 माह बाद वो उतने बन जाएं जितनी हमने पेमेंट करनी है। हमने पेमेंट करनी है सपोज $10,000, तो हम क्या करेंगे, एक डॉलर अकाउंट खोल के उसमें इतने डॉलर रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे कि 3 माह का इंटरेस्ट अटैच होने के बाद वो कितने बन जाए? 10,000 बन जाए। ये अमाउंट कैसे निकालोगे? ये अमाउंट कैसे निकालोगे कि हमने $10,000 नहीं, इतने डॉलर के 3 माह बाद इंटरेस्ट के बाद वो उतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। तो क्या करेंगे, हम इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 10,000 डिवाइड बाई 1 प्लस आई। डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। क्यों? हम डॉलर अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं ना, क्या ख्याल है? तो 4% मीन 0.04, 3 माह के लिए इंटू 3/12। तो यहाँ से हमारे पास एक अमाउंट आ गई क्या? $9,900 के। आज हम क्या करेंगे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में $9,900 डिपॉजिट करेंगे। आज 9,900 डिपॉजिट करेंगे, 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना बन जाएगा? 10,000। मीन वो मुर्गी 3 माह अंडे देगी, तो अंडे देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। अब ये $9,900 हम क्या करेंगे कि फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट का मतलब क्या है? एक अकाउंट में रखेंगे। कहाँ से? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। इसे हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम होम, मीन अपनी होम कंट्री से ट्रांसफर करेंगे। भाई होम कंट्री से ट्रांसफर करने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि होम कंट्री में कितने रुपीस हम ट्रांसफर करेंगे जो $9,900 बनेंगे। क्या कहलाए? तो क्या करेंगे, $9,900 को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, और आज रेट क्या है? सपोज 240। तो मुझे ज़रा आप बता देंगे 9,900 इंटू 240 कितना बनता है? 2376,000। 2376,000। दिस मीन इतने रुपीज़ आज हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे होम कंट्री से। भाई होम कंट्री में कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारो इन होम कंट्री। इसे क्या करेंगे? बारो इन होम करेंसी, मीन होम करेंसी में हम ये बारो करेंगे। बारो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा 3 माह। यस, वो निकाल के हम देखेंगे कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है जो हमने फ्यूचर में $10,000 की पेमेंट करनी है। दोबारा से कि हमें फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है सर? हमें $10,000 की पेमेंट करनी है इन 3 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, आज एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, मीन एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में $10,000 इतने डॉलर रखेंगे कि वो 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद कितने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है, मीन 10,000 बन जाए। तो वो अमाउंट हमने कैसे निकाली? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 9,900 इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हुए। कौन सा इंटरेस्ट रेट? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन कंट्री वाला इंटरेस्ट रेट जो कितना था? 4%। कहाँ से हम ये $9,900 जो है वो डिपॉजिट करेंगे? होम कंट्री से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितने रुपीज़ चाहिए? स्पॉट रेट पे, मीन ये कौन सा रेट है? स्पॉट रेट पे हमने कन्वर्ट किया तो 2376,000 हमें जो है रुपीज़ ट्रांसफ़र करना होंगे।
अब वो कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम बारो करेंगे इन होम करेंसी। तो बारो करेंगे तो उसमें हम इंटरेस्ट भी देंगे, तो उसके बाद देखेंगे हमें टोटल कॉस्ट पड़ कितनी रही है। तो आप देखिएगा ज़रा, हम बारो जो है वो करेंगे कितने सर, 2,376,000, और उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। और इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2,376,000 इंटू होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट कितना है। होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट है हमारे पास कितना, 10%। क्या कह रहा है, सो इंटू 10%। क्या कह रहा है, 10% को 0.1 भी मैं कह सकता हूँ। 3 माह के लिए, तो इसको 3 माह में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 3/12 भी करोगे आप। ये ज़रा इंटरेस्ट मुझे बता दोगे कितना बनता है, 3 माह जो आप इंटरेस्ट दोगे कितना बन रहा है, 59,400। क्या ख्याल है, 59,400। इन दोनों अमाउंट्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपको जो है वो बन जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी, 0,0,400। ये कितना बन गया, 5, 7, 5, 12, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 5, 400। ज़रा चेक कीजिएगा, 2, 4, 3, 5, 400। क्या ख्याल है, दिस मीन आपको कॉस्ट पड़ेगी इतने रुपीज़ किस चीज़ की, ये $10,000 की जो आपने 3 माह बाद पेमेंट करनी है। तो ज़रा ये भी देख सकते हैं कि किस रेट पे हमें ये पेमेंट पड़ेगी। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने डॉलर हमने पेमेंट करनी थी, 10,000। तो 10,000 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 243.55। इसे हम क्या नाम देंगे, इफेक्टिव रेट जो आपको पड़ेगा इस सारी ट्रांजैक्शन का। हम बैंक के पास गए कि भाई हमें फॉरवर्ड चाहिए, बैंक ने देने से इनकार कर दिया, तो हम अपना फॉरवर्ड बना रहे हैं कैसे, मनी मार्केट हेज के थ्रू। और अपने फॉरवर्ड का जो हमें रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 243.55। बैंक ने जो लास्ट टाइम हमें 3 मंथ्स का फॉरवर्ड दिया था उसका रेट क्या था, 243.56। तो ऑलमोस्ट सेम, मिलता जुलता ही बना। क्या कह रहा है, अगर हमने फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे, आज हम एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। कैसे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट डिपॉजिट करेंगे इतनी अमाउंट के 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद वो उतने बन जाएं जितनी हमने पेमेंट करनी है। तो जितनी पेमेंट करनी है उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो क्या बनी, 9900। दिस मीन 9900 आज हम फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जो 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद कितना बन जाएगा, 10,000। तो डिपॉजिट कहाँ से करेंगे, होम कंट्री से ट्रांसफ़र करेंगे। होम कंट्री से ट्रांसफ़र करने के लिए $9900 हमें कितने रुपीज़ चाहिए, तो वो हमने पहले देखा जी, रुपीज़ हमें इतने चाहिए। ये रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे, होम कंट्री में बारो करेंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे 3 माह का। क्या ख्याल है, उसमें होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे जो 10% था। तो हमें टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी 3 माह बाद, ये जो हमने $10,000 देने हैं वो कितनी पड़ेगी, इतनी। उधर से हमने इंटरेस्ट कमाया, इधर से हमने इंटरेस्ट दिया भी, तो हमें इफेक्टिव रेट क्या पड़ा इस पूरी ट्रांजैक्शन का, तो हमें जो इफेक्टिव रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 243.55 पर डॉलर। बात समझ आती है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है तो हमारे पास एक टूल है कि हम बैंक से जाके फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लें, आज एक रेट तय कर लें, उस रेट पे हमने फ्यूचर की करेंसी बाय करके पेमेंट करनी है। फ्यूचर में रेट चाहे जो मर्जी हो। अगर बैंक फॉरवर्ड देने से इनकार कर दे तो फिर हम क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड बनाएंगे। और अपना फॉरवर्ड बनाने के लिए हमने क्या करना है, मनी मार्केट हेज एक टूल यूज़ करना है। कि अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है तो 4 स्टेप्स हैं, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, उसमें डिपॉजिट करो इतनी अमाउंट के 3 माह बाद वो इतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। वो अमाउंट होम करेंसी में कन्वर्ट करो, क्यों, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करनी है। कैसे ट्रांसफ़र करनी है, बारो करके। हाँ, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी $10,000 की, कितनी पड़ेगी, इतने रुपीज़। नहीं, एग्जामिनर कहता है कि आप बताएं कि आपको रेट क्या पड़ा इस ट्रांजैक्शन का। तो रेट भी हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं कि इतनी कॉस्ट है $10,000 की, तो ये हमें जो है वो 243.55 रुपीज़ पर डॉलर रेट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। क्या ख्याल है, यहाँ तक बात समझ आती। चलें आगे, क्या ख्याल है, चलिए थोड़ा और आगे मूव होते हैं।
एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं आज, अच्छे से एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 6। A UK company owes a Japanese supplier yen 3.5 million, which is payable in 3 months time. मीन हमारी जो होम कंट्री है वो यूके है और हमने 3.5 मिलियन डॉलर जो है वो एक जापानीज सप्लायर को पे करने हैं इन 3 मंथ्स टाइम। डॉलर नहीं, येन पे करने हैं। द स्पॉट एक्सचेंज रेट पर 1 पाउंड इज 7.5509 टू 7.5548, दो रेट दिए गए पर पाउंड। हमारी होम कंट्री यूके है, पाउंड मीन होम करेंसी 1 है। कोर्ट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? इनडायरेक्ट कोर्ट। डिवीजन का केस, पेमेंट है, पे मोर के लिए क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइड करते वक्त छोटे रेट से या बड़े रेट से? छोटे रेट से डिवाइड करोगे। नहीं सर समझ नहीं आती हमें इस चीज़ की, चलो दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे। द कंपनी कैन बारो इन स्टर्लिंग फॉर 3 मंथ्स एट 8.60% पर एनम। मीन होम करेंसी में आप बारो कर सकते हो इस रेट पे, एंड कैन डिपॉजिट येन फॉर 3 मंथ्स एट 10% पर एनम। और जापान में आप डिपॉजिट कर सकते हो इस इंटरेस्ट रेट पे। सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है, होम करेंसी में बारो करना है, तो आपको बारो के और डिपॉजिट के रेट भी उसने दे दिए इंटरेस्ट रेट, जैसे 4% 10% था हमारी एग्जांपल में। व्हाट इज द कॉस्ट इन स्टर्लिंग पाउंड विद अ मनी मार्केट हेज? तो आपने क्या करना है? टोटल कॉस्ट निकालनी है मनी मार्केट हेज के थ्रू। एंड व्हाट इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट वुड दिस रिप्रेजेंट? और उसके बाद रेट भी निकालना है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। वही जो एग्जाम्पल हमने की है उसको देखते हुए प्लीज़ ट्राई कर दें, उसी एग्जाम्पल को देखते हुए ट्राई कर दें। डिपॉजिट देखें 3.5 मिलियन येन में कितना हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 3 माह बाद वो 3.5 मिलियन बन जाए। जी, पेमेंट है इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी कितनी? येन 3.5 मिलियन की इन 3 मंथ्स टाइम। ऐसी है। तो नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। आप भी ये लिखोगे आंसर के अंदर, वरना भूल जाओगे करना क्या। अब डिपॉजिट करने हैं हमने इतने येन के, 3 माह बाद इंटरेस्ट खाने के बाद वो मुर्गी 3.5 मिलियन बन जाए। क्या करा है? तो क्या करेंगे? 3.5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 3.5 मिलियन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अब येन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 10%। क्या कह रहा है? 10%। 0.1 3 मंथ्स हैं इंटू 3/12 भी करोगे तो आपके पास, ज़रा मुझे बताइएगा कितने येन आगे जो आपको डिपॉजिट करनी है ताकि 3 मंथ्स बाद वो बन जाए 3.5 मिलियन।
कितने बने 3414634, क्या कहला 3414634। तो इतने येन हमें डिपॉजिट करने हैं 3414, जो 3 माह का इंटरेस्ट खाने के बाद कितना बन जाएगा 3.5 मिलियन येन। अब हमें ये ट्रांसफ़र करना है होम से। होम से ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है होम करेंसी में। और होम करेंसी अगर हम देखें तो 3414634 हमने ट्रांसफ़र करना है ना, 3.5 मिलियन नहीं, इतना ट्रांसफ़र करना है, तो इसी को कन्वर्ट करना है। और केस अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डिवीजन का नज़र आ रहा है। नहीं सर हमें नहीं समझ आती कि मल्टीप्लाई का केस है या डिवीजन का केस है। चलो कोई मसला नहीं, हम 2 कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक तरफ हमारे पास जो है वो क्या है, पाउंड है, और एक तरफ हमारे पास येन है। एक तरफ हमारे पास पाउंड है और एक तरफ हमारे पास येन है, क्या ख्याल है। और अगर हम देखें तो पाउंड 1 है, येन हमारे पास है 7.5509, पाउंड 1 है, येन हमारे पास है 7.5548, ऐसी है, क्या ख्याल है। और हमारे पास येन है कितना सर 3414634, और ये हमने x जो है वो फाइंड करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें जो है वो क्या कह रही है कि 7.5509x is equal to 3414634. So x is equal to 3414634 divided by 7.5509. तो इधर क्या आ गया, x is equal to 3414634 डिवाइडेड बाय 7.5548। तो x की मुझे ज़रा आंसर दे दें, दोनों साइडों से कितना बन रहा है। पहली साइड का आंसर देखें ज़रा, कितना 452215, 452215, और दूसरी साइड का आंसर देखिएगा जी। दूसरी साइड का आंसर मुझे बताइएगा ज़रा कितना बन रहा है, 451982, 451982। पेमेंट है पे मोर 452215 या 451 ये। सो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 452215, ये क्या आ गया, पाउंड आ गया। डिवीजन वाला केस क्या कहला है, पे मोर किस रेट पे जो है वो पे मोर निकलेगा, छोटी अमाउंट पे डिवाइड करने से। और छोटी अमाउंट क्या है 7.5509। तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइडेड बाय 7.5509 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो पाउंड आ जाएंगे कितने 452215। ये पाउंड हम ट्रांसफ़र करेंगे ये येन डिपॉजिट करने के लिए। और क्या करेंगे, बारो करेंगे इन होम करेंसी, क्या कहला है। तो बारो हम करेंगे सर कितना 452215, और इस पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे हम। इंटरेस्ट पे करेंगे जी 452215 पे, किस रेट से, तो होम करेंसी में हम जब बारो करेंगे तो 8.60 से हम जब वो बारो करेंगे तो ये बन जाएगा 0.860 इंटू 3/12, क्या ख्याल है। तो ज़रा मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दे दीजिएगा कितना बनता है, इंटरेस्ट की अमाउंट बताइएगा प्लीज़। 9723। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे टोटल कॉस्ट बन जाएगी 3.5 मिलियन येन की, कितनी सर 461938, 461938, ये क्या है पाउंड। अब उसने आपसे पूछा है अफेक्टिव रेट भी बताना है। ये रेट निकालते वक्त ना एक केयर बहुत ज़्यादा करनी है कि आपने जब डिवाइड करना है, डिवाइड करते वक्त नीचे वो वैल्यू रखनी है जो 1 है, और इसमें 1 क्या है, पाउंड। जिसमें डिवाइड करते वक्त 461938 आपने नीचे रखना है क्योंकि ये 1 है, और ऊपर ये आपको कॉस्ट पड़ी किसकी 3.5 मिलियन यानी कि ना, क्या ख्याल है। अब ज़रा यहाँ से इफेक्टिव रेट मुझे निकाल के दें कितना बनता है 7.5765, क्या ख्याल है 7.5765, ये क्या पड़ा आपको
अफेक्टिव रेट जो है इस ट्रांजैक्शन का पड़ा पर पाउंड। जी यहाँ तक कोई चीज़ समझ आई हो? मनी मार्केट हैज, हमने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो रिस्क है कहीं फ्यूचर में रेट ज़्यादा ना हो जाए। तो कैसे इस रिस्क को मैनेज करेंगे? या तो बैंक के साथ आज एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट डील कर ले, रेट फिक्स कर लें। हाँ, अगर बैंक ने फॉरवर्ड का रेट आपको नहीं दिया तो आप अपना रेट बनाओगे कैसे? मनी मार्केट हैज के थ्रू। पेमेंट करनी है तो आज आप फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करोगे, उसमें डिपॉजिट करोगे, इतनी फॉरेन करेंसी कि 3 माह इंटरेस्ट खाने के बाद वो उतना बन जाए जितनी आपने पेमेंट करनी है। कैसे? उस पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हुए निकालोगे। कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करोगे? होम करेंसी से। तो होम करेंसी में कितना बनेगा उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे। कैसे ट्रांसफ़र करोगे? होम करेंसी में बारो करके। तो बारो करके उस पर इंटरेस्ट भी पे करोगे ना, तो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी कितनी? इतनी। तो इसका इफेक्टिव रेट आपको क्या पड़ेगा, वो रेट भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ आती है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, उसको देखते हुए खुद से ट्राई करें। वही फॉरेन करेंसी पेमेंट है, रेट आपको दिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट हमें चाहिए डिपॉजिट करने का फॉरेन में, और होम में बारो करने का इंटरेस्ट रेट चाहिए। और यहाँ पे करेंसी को कन्वर्ट करते वक्त ऑलवेज़ हम स्पॉट रेट यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड रेट यूज़ नहीं करते। क्या ख्याल है? डिपॉजिट करना है तो देखना है किस कंट्री में डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करते वक्त आपने बारो का रेट नहीं, उस कंट्री का डिपॉजिट का रेट लेना है। होम करेंसी में आपने बारो करना है तो होम करेंसी का डिपॉजिट वाला नहीं, बारो वाला रेट यूज़ करना है। क्यों? समटाइम क्वेश्चन के अंदर होम कंट्री का डिपॉजिट और बारो के दोनों के रेट दे दिए जाते हैं, इवन फॉरेन के भी दोनों दे दिए जाते हैं। तो आपने देखना आपने यूज़ कौन सा करना है। और मनी मार्केट हेज के अंदर ऑलवेज स्पॉट रेट यूज़ करना है, फॉरवर्ड रेट का कोई ताल्लुक नहीं है मनी मार्केट हेज के साथ। क्यों? मनी मार्केट हेज में हम गए ही तब हैं जब बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया। अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक की। एग्ज़ाम में 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मनी मार्केट हेज का, ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा। जी क्या करना है आपको? रिक्वायर्ड व्हाट वुड इट कॉस्ट द कंपनी इन यूके इफ इट हैज इट्स यूरो एक्सपोजर। रिक्वायरमेंट से कुछ समझ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूके बेस्ड कंपनी विच हैज़ नो सरप्लस कैश, उसके पास कैश नहीं है, हमारी तरह गरीब कंपनी है, इज़ ड्यू टू पे यूरो 2.125 मिलियन टू अ कंपनी इन फ्रांस इन 3 months टाइम एंड वांट टू hedge द पेमेंट यूजिंग मनी मार्केट। हाँ, यहाँ से उसने बता दिया मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है। होम कंट्री यूके है, आपने फ्रांस में 2.125 यूरो की पेमेंट करनी है इन 3 months टाइम। क्या कह रहा? द करंट स्पॉट रेट इज यूरो 1.2230 टू 1.2270 पर पाउंड।
होम करेंसी जो है वो क्या है, बेस है। इनडायरेक्ट कोर्ट है, इनडायरेक्ट कोर्ट है। इनडायरेक्ट कोर्ट में डिवीजन का केस होता है और पेमेंट है तो पे मोर निकालने के लिए हमें लो रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और लो रेट क्या है यहाँ पे 1.2230। नहीं, दोनों कैलकुलेशनें कर लेना, पे मोर अमाउंट ले लेना। द एनुअल इंटरेस्ट रेट आर अवेलेबल टू द कंपनी इन द यूके एंड इन फ्रांस आर एज फॉलोज। यूके का बारो रेट ये है, लैंड रेट ये है। आपने होम करेंसी में क्या करना है, बारो करना है ना, तो बारो वाला रेट ये आपने लेना है, इसको काटा लगा देना है। क्यों, ये आपने यूज ही नहीं करना, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। और फ्रांस का बारो और लैंड रेट ये है, और हमने फ्रांस में क्या करना है, डिपॉजिट करना है, तो लैंड वाला रेट लेंगे, इसको काटा लगा देना है। क्या कह रहा है, अब वो कहता है व्हाट वुड इट कॉस्ट द कंपनी, मीन कॉस्ट आपने टोटल निकालनी है इन यूके पाउंड इफ इट हैज इट्स यूरो एक्सपोजर, अगर वो यूरो को हैज करना चाहता है तो, मीन हैजिंग इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट हैज हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में हमें पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी। सर कितनी पेमेंट करनी है, हमने जो है वो यूरो जो है वो पेमेंट करनी है, और कितनी है 2.125 मिलियन, कितने टाइम्स में, 3 मंथ्स टाइम में। तो क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, डिपॉजिट करो आज, इतने यूरो के 3 माह बाद वो इतने बन जाएं, 2125,000 यूरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब रेट क्या है डिपॉजिट करने का 2.84%, तो क्या करेंगे 0.2 के 0.02, 0.2 या 0.02, 0.0284 इंटू 3/12। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे यूरो बता दें कितने आप डिपॉजिट करोगे कि 3 माह बाद ये मुर्गी अंडे खाने के बाद इतनी बन जाए। क्या ख्याल है, कितने, 211,0019, इतने यूरो आज आप डिपॉजिट करोगे, 211,0019 यूरो आज आप डिपॉजिट करोगे कि 3 माह बाद वो 2.125 मिलियन बन जाए। कहाँ से ये सेंड करोगे भाई, होम करेंसी से हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, और हमें पता चला डिवीजन का केस है, पेमेंट है, पे मोर निकालने के लिए हम लोअर रेट से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है वो यूरो हैं 211,0019, इसको हम डिवाइड करेंगे, लोअर रेट क्या है 1.2230। आपने क्या करना है, दोनों कैलकुलेशन कर लेनी है। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे पाउंड बता दें कितने पाउंड बनेंगे, 1725, 1725,281, 1725,281 पाउंड बनेंगे। चेक कर लीजिएगा प्लीज़, 1725,281। क्या ख्याल है, अब आप बारो करोगे क्या, पाउंड 1725,281 और इंटरेस्ट इस पे आप पे करोगे 1725,281 इंटू, इंटरेस्ट किस रेट से पे करोगे सर, बारो होम कंट्री में 5.72%, सो 0.0572 इंटू 3/12 करोगे। तो ज़रा इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे बता दें कितनी बनी। इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के बाद मुझे बस ज़रा आंसर ही बता दीजिएगा डायरेक्ट कितना बनेगा। टोटल कॉस्ट आपको जो पड़ेगी इन पाउंड वो ज़रा मुझे दे दें कितनी है, 174953 और यही आपसे रिक्वायर किया गया। क्या ख्याल है, यही रिक्वायर किया गया जी। मनी मार्केट हेज की आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक एग्जांपल में हमने थोड़ा सा वैसे ही ऑन जनरल डिस्कस किया था सीखने के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करनी है ये दोनों क्वेश्चन अब आपने क्लास के बाद एक दफ़ा ख़ुद से दोबारा से अटैम्प्ट करने हाथ से। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
क्या कहता है, कैंडियन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव AED दिरहम को बोला जाता है इन 1 ईयर टाइम। द स्पॉट रेट इज कैंडियन डॉलर 5.4670 पर 1 दिरहम, मीन 1 दिरहम इतने कैंडियन डॉलर के इक्वल है, और 1 ईयर टाइम में उन्हें कुछ डॉलर AED रिसीव होने हैं। द कंपनी कुड बारो इन दिरहम एट 9% और इन कैंडियन डॉलर एट 14%। और ये इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं, क्यों नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बारो के चल रहे होते हैं, हाँ डिपॉजिट के थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट की बात होती है कि बारो के चल रहे होते हैं तो कहता है जी दिरहम वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट ये है और कैनेडा का इंटरेस्ट रेट ये है। देयर इज़ नो फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर टाइम, और कोई फॉरवर्ड रेट नहीं है। प्रेडिक्ट व्हाट द एक्सचेंज रेट इज़ लाइकली टू बी इन 1 ईयर टाइम, तो 1 साल में क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, क्या एक्सचेंज रेट हो सकता है, वो आपने निकालना है। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या निकालना है, 1 साल का एक्सचेंज रेट मीन फॉरवर्ड का रेट निकालना है, और फॉरवर्ड का रेट निकालने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट पैट ही था भाई, क्या कहला है, क्या फार्मूला था, वैल्यू ऑफ करेंसी ए। वैल्यू ऑफ करेंसी ए कितनी है सर, देखिएगा ज़रा, वैल्यू ऑफ करेंसी ए हमारे पास है 5.4670। वैल्यू ऑफ करेंसी बी कितनी है सर, 1 दिरहम इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए, तो इसका जो है वो 1 प्लस 14% है 0.14, और इसका रेट क्या है 9%, 1.1 प्लस कितना 0.09। तो मुझे यहाँ से जो है वो फॉरवर्ड का रेट दे दें, आप देखें कितना बनता है 5.72, क्या ख्याल है 5.72, ये क्या है कैनेडियन डॉलर, CAD से इसे को डिनोट किया जाता है पर AED, क्या ख्याल है। मीन ये इंटरेस्ट रेट पैटी का छोटा सा क्वेश्चन था। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने 2 टूल्स जो हैं, 2 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट, प्रीवियस क्लास में हमने उसका क्वेश्चन कर लिया, और दूसरा मनी मार्केट हेज। अभी हमने मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी पेमेंट इन फ्यूचर की बात की है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन करेंसी रसीट अगर इन फ्यूचर हो तो उसमें मनी मार्केट हेज कैसे डील करेंगे वो सीखेंगे और आगे लेके चलेंगे चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।